Good evening to everyone. My name is Sumit Banerjee. Today, again, I am joining with you with a very interesting chapter of biology life process. So, in previous lecture, I had completed various topics. If you didn't watch that video, please check that video first. So, this is the part 3. So, first, I am discussing that in previous lecture what I discussed rate limiting factor. Hope you understand this. Then the some experiments uh, for the requirements of photosynthesis like sunlight, water's chemical formula is H2O. Hope you all know. And uh, sunlight, presence of sunlight. So this is all about the requirements of photosynthesis. Oh, sorry, not water, CO2, sunlight, and CO2, sunlight, and chlorophyll, not water. So, three experiments. If you don't understand, you can go through NCERT book. If you have any doubt, you can ask in comment box. So, today I am starting lecture with this interesting topic internal factors. So, we just means understand all the external factors like chlorophyll, sunlight, CO2, H2O, which are important, which are vital for photosynthesis in previous lecture. But today in this lecture we are go through this topic internal, not external. Internal factors. First internal factor is the stomata. Second thing is the leaf surface. So I will give the arrow. Now I am going to draw the image of a leaf. You look it carefully. This is what? This is the structure of leaf. Hope you understand. So you know that this stomata present in the leaf. This upper portion is known as dorsal. कितना इंग्लिश बोलोगे आप? हिंदी भी बोल दो. चलो, let us talk in हिंदी. सो डॉर्सल ऊपर वाले को बोलते हैं, लोअर सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल. होप यू अंडरस्टैंड. माना जाता है दोनों में स्टोमाटा ज्यादा है, लेकिन अरे कोई तो जीतता है भाई. तो सबसे ज्यादा स्टोमाटा इसमें होता है. मोर स्टोमाटा किसमें होता है? वेंट्रल सरफेस पे. अब ध्यान से देखना, वेंट्रल सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा होता है. अब हमने कहा कि इधर से एक पार्ट उठा लो, माइक्रोस्कोप में देखो, देखने पे क्या मिलेगा, हमें नोटिस क्या करेंगे. चलो हम इसको उठाते हैं. तो ये कुछ क्यूबॉइड टाइप का होगा. इस टाइप से क्यूबॉइड टाइप का होगा. इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे. देखना ध्यान से. दिखाई दे रहा है? ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. समझे कि नहीं समझे? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. ठीक है. और ये नीचे वाले जो है ऊपर के कंपेयर में कम होते हैं, अरेंज कम होते हैं. सो द लोअर, ये जनरली है क्या? ये सब सेल्स है. कैसे सेल्स है? ध्यान से देखना. इन्हें हम लोग बोलते हैं पेरेन्काइमा सेल या फिर पेरेन्काइमेटस सेल. सेल टिश्यू 9 में पढ़ चुके हो. 9th पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सेल, ये दोनों मिला के. अच्छा, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं पैलिसेड.
नीचे वाले को बोलते हैं स्पॉन्जी। ध्यान से एरो को फॉलो करना, मैं मुंह से बोल भी दे रहा हूं। द लोअर पोर्शन इज नोन एज, इट इज द पार्ट ऑफ पेरेन्काइमा, इट इज अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड और नॉट? So the lower part is known as spongy and the upper part is known as the palisade. Hope this is clear. Now पैरेन्काइमा का भी एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। अब ये सारे कई सारे क्लोरेनकाइमा सेल है जो एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाते हैं जिसका नाम है मेसोफिल। सुने ही होंगे, पिछले लेक्चर में भी इस टर्म का मैंने इस्तेमाल किया होगा, पिछले या फर्स्ट लेक्चर में, आई डोंट नो, मुझको याद नहीं, मैं भूल जाता हूँ। मेसोफिल, मेसोजोम भी सुना होगा आपने एक टर्म, ठीक है, प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनेल। तो ये मेसोफिल, तो कई सारे क्लोरेनकाइमा सेल्स इस मेसोफिल टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हर एक के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, इनको हम लोग जनरली बोलते हैं, छोटा छोटा जो स्पेस है इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? हम लोग इसको जनरली बोलते हैं स्टोमाटा। अब स्टोमाटा में प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स को मैं यहां बना रहा हूं, देखना एकदम राइट साइड बोर्ड का, देखना ये गार्ड सेल, ठीक है। यहां इसके पास खुद का एक वैक्यूल होगा, एक न्यूक्लियस होगा, कुछ ये होंगे, कुछ क्लोरोप्लास्ट होंगे, ध्यान से देखना। सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज गार्ड सेल, गार्ड सेल। अब ध्यान से देखना, तो मैं क्या कह रहा था कि स्टोमाटा होते हैं बीच में, स्टोमाटा के अंदर बनता ही है मेनली गार्ड सेल से। अच्छा, ये जो गार्ड सेल होता है जनरली, जो गार्ड सेल होता है इसका मेन काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, होता है कि नहीं? बंद करना खोलना, जिससे गैसियस एक्सचेंज हो सके। अच्छा, बंद होना खोलने से मेरा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये खोल रहा है बंद हो रहा है तो इसमें क्या लग रहा है? इसमें लग रहा है जनरली टीएस, या फिर जनरली हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस लग रहा है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है, उसको स्ट्रेस लग रहा है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टीएस या फिर स्ट्रेस लग रहा है, उसको कम करने के लिए इस टाइप से यहां पर होता है, अरेंज किया रहता है, इधर अरेंज है। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं? मतलब इस टाइप से ये अरेंज है, तो सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। जो आगे का पढ़ के रखा है या मेरे लेक्चर से पहले तैयार है वो फटाक से बोल देगा, तो ये सब्सिडियरी सेल है। चलो ठीक है, मान लिया ये गार्ड सेल है। कुछ छूट गया? क्या छूट गया? फिर ये जो नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं स्टोमाटल, स्टोमाटल पोर। अच्छा, जब इन तीनों को मिलाते हैं तब उसको हम बोलते हैं, इन तीनों को मिला के, सब्सिडियरी सेल पहला, गार्ड सेल दूसरा, तीसरा स्टोमाटल पोर। इन तीनों को मिलकर के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोमाटल एपरेटस। अब कोई कोई बोलेगा एपरेचर, एपर्चर भी सुना था, तो मैंने कहा वो गलत है, जो सुना था वो सही सुना था।
अब एपर्चर भी बोलते हैं तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग टर्म. एपरेटस एंड एपर्चर बोथ आर करेक्ट. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. सो इतना बात आप लोग अपने दिमाग में भर लीजिए. भर ही लोगे क्योंकि आसान है, ज्यादा कोई टफ तो है नहीं. अब देखो एक और टर्म बताऊंगा, सुनो. इसी में बताऊंगा. अभी मैंने स्क्रीनशॉट लेने नहीं बोला है तो स्क्रीनशॉट का कोई टेंशन मत लो. देखो अब इसमें तो वैक्यूल है. मान लो वैक्यूल में पानी भरा हुआ है, फील्ड है. फील्ड हो गया. वैक्यूल अगर फील्ड है मतलब अच्छा खासा फ्लूइड है, उस पे अच्छा खासा उसमें फ्लूइड है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं टर्जिट. क्या बोलते हैं? टर्जिट. तो उस सिचुएशन में वैक्यूल कैसा होता है? ओपन होता है, जो अभी आप फिगर पे देख पा रहे हैं. लेकिन अगर मैं कहूं, ये केस है, समझना ध्यान से. वैक्यूल में फ्लूइड अच्छा खासा है तो वो टर्जिट है. टर्जिट है मतलब वो खुला हुआ है, ओपन है. और कब ओपन होता है? वो डे टाइम में ओपन होता है. इसको भी ध्यान रखना, डे टाइम में ओपन होता है स्टोमाटा. बस डेजर्ट प्लांट के केस में दैट इज एक्सेप्शन, क्योंकि उसे जो है वाटर लॉस का भरपाई करना पड़ता है. वाटर लॉस का भरपाई करना पड़ता है. उसका प्रॉपर प्लांट नहीं होता है, उसका कुछ स्पाइन्स होता है. ठीक है, फैक्ट है, ध्यान से समझना. तो वैक्यूल टर्जिट होगा तो ओपन होगा. ठीक है. अब देखो दूसरा केस. दूसरा केस चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तो बताऊंगा ही, हड़बड़ी नहीं है. ठीक है, ओके. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए, जिससे छूट गया हो वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, गलती से लीफ सरफेस मिटा दिया, नो इश्यू, मैं फिर से लिख दूंगा. यहां से ध्यान देना. तो मैंने क्या कहा, डायग्राम तो आप लोगों ने बना लिया, तो मैं दोबारा बना नहीं रहा. या फिर चलो बना देते हैं, कितना टाइम लगता है. इस टाइप से है. इस टाइप से. इसी बीच कुछ छोटा छोटा है, बोला भी कि यहीं पर स्टोमाटा है. यही दोनों को मिला के बन रहा है पैरेन्काइमा. ऊपर वाले को बोलते हैं पैलिसेड, नीचे वाले को बोलते हैं स्पॉन्जी. पैरेन्काइमा में क्या है? क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा मेसोफिल. ठीक है, ये हुआ. इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये हुआ बात. अब मैंने क्या कहा, इस टाइप से कुछ डायग्राम है. ये अभी ओपन है, मान लो ये क्लोज हो गया. क्लोज हो गया तो पहला जो केस था वैक्यूल, वो जब टर्जिट था, उसमें अच्छा खासा फ्लूइड था, तब वो ओपन था. दूसरा केस है कि जब वैक्यूल क्लोज है, वैक्यूल जब जनरली क्लोज्ड, देन इट इज जनरली नोन एज फ्लैसिड. मतलब अभी वो एम्प्टी है, अभी अभी वो जनरली उसमें थोड़ा सा पानी बचा है, वो बाकी जो है डिहाइड्रेट हो गया है. बाकी जो है वो डिहाइड्रेट हो गया है. इतना समझ में आया? वैक्यूल के बारे में मैं कुछ फंक्शंस दिखा देता हूं, अगर आपको याद ना हो 9 का. कि एक तो ये प्रोवाइड करता था टर्जिडिटी. क्या करता था? प्रोवाइड टर्जिडिटी. करता था कि नहीं बताना. एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन में भी मदद करता था. कौन? वैक्यूल. तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमेशा याद रखना, काम आएगा. चलो, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. लीफ सरफेस. सेकंड क्या था? लीफ सरफेस.
लीफ सरफेस को देख लेते हैं। अब लीफ सरफेस क्या है भाई? लीफ सरफेस में कुछ नहीं समझना कि क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है, उसके बाद क्या करता है? बस ट्रैप करता है, उसको यूज करके फूड बनाता है। बाकी सब फैक्टर्स भी उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन मेन यही है। तो यही है लीफ सरफेस और कुछ नहीं। तो ये दो इंटरनल फैक्टर्स हो गए, लीफ सरफेस एंड स्टोमाटा। होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दैट इज हेटेरोट्रॉप। कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद से खाना बना पाते हैं, बहुत अच्छा है, बना रहे, यूनिक स्किल, चलो ठीक है। खुद से खाना बना पा रहे, अच्छा है। लेकिन जो नहीं बना पाते हैं वो जनरली होते हैं हेटेरोट्रॉप। वो खुद के, वो जो न्यूट्रिशन के लिए है दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर जनरली डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। सो some organisms depend on some other organisms, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, ऑटोट्रॉप्स, एनिमल, फॉर देयर न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉप। लिख देना। अगर दिखाई नहीं दे रहा, हैंडराइटिंग छोटा है तो थोड़ा सा ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना कि सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं, निर्भर है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन बोला तो होलसम प्रोसेस, कुछ खाना खाने पर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसके लिए डिपेंड है, उन्हीं को बोला जाता है इज नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। बस सिंपल डेफिनेशन है। हेटेरोट्रॉप्स में कुछ आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, जैसे पैरासाइटिक, और अभी के लिए पैरासाइटिक, और इसमें जो कवर होगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बोलूंगा आप लोग को, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अच्छा, ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पैरासाइटिक में होता है जनरली, इसको हम लोग माइनस प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ये जनरली इसका साइन है, जनरली मैं अभी बताऊंगा कैसे, और होलोजोइक का भी मतलब बताऊंगा। पैरासाइटिक होता क्या है? पैरासाइटिक कुछ आइडिया? 7 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, किसी और ने पढ़ाया होगा, है कि नहीं? स्कूल के टीचर हो, ट्यूशन के टीचर हो, कोचिंग के टीचर हो, किसी ने तो पढ़ाया होगा, ठीक है। स्टोमाटा था, तो मैं कहने के लिए बोल रहा हूं, अगर नहीं भी पढ़ा चलो मैं समझा देता हूं क्या है। पैरासाइटिक जो है जनरली, तो पैरासाइटिक आर organisms which take help of whom? होस्ट का हेल्प लेता है फॉर न्यूट्रिशन या फॉर न्यूट्रिएंट्स। सो जनरली इसमें एक को बेनिफिट होता है बट द अदर वन गोज टू लॉस, उसको घाटा होता है। तो दैट इज वाई इसको माइनस प्लस से डिनोट करते हैं। तो जिसको घाटा होता है या जिसको लॉस होता है, दैट इज द होस्ट, और जिसको बेनिफिट हो रहा है दैट इज द पैरासाइट इटसेल्फ। अंडरस्टैंड और नॉट? अभी कभी कभी क्या होता है, होस्ट पैरासाइट को मार नहीं पाता है, पैरासाइट उससे इफेक्टिव वे में न्यूट्रिएंट ले रहा है, अपना काम निपटा ले रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अपना काम वो निपटा ले रहा है,
वो न्यूट्रिएंट ले रहा है। होस्ट अगर सही समय में नहीं मार पाया, किसी रीजन से उसको नहीं मार पाया, तो पैरासाइट उसको बाद में मार देगा। तो ये है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, होस्ट लॉस, पैरासाइट बेनिफिट, तो ये हुआ। अब होलोजोइक, होलो मीन्स होता है कंप्लीट, जोया जोइक जूलॉजी रिलेटेड टू एनिमल, रिलेटेड टू एनिमल, एनिमल के रिलेटेड है कि नहीं। कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप खाना का इंटेक होता है, उसका डाइजेशन होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है उसका जो है क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, इजेशन होता है, उसको वेस्ट मटेरियल्स को, टॉक्सिक को इमीडिएटली निकाल दिया जाता है, जो मैंने अपने मोस्ट प्रोबेबली पहले लेक्चर में कहा था। तो याद नहीं तो आप लोग देख सकते हो, काफी जन बिना पहले लेक्चर को देख के ये देखने आए हैं, कोई बात नहीं, इसको देखो ना, देखने के लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन उसको भी देख लेना समझने के लिए। चलो, सो कंप्लीट में सबसे पहले आता है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, फिर आता है जो आपको पता होगा, इंजेशन के बाद क्या आता है, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या आता है, इंजेशन डाइजेशन इंजेशन डाइजेशन। कितने बार याद कराया होगा आपके टीचर्स ने, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इसके बाद वाला स्टार्ट होता है ए से, खुद से लिखना, ठीक है। इसके बाद है इजेशन, ऐसा बात नहीं मुझको नहीं पता, मुझको पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन फॉर प्रैक्टिस, ओके। सो इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन डैश इजेशन, दिस डैश should be filled by you and starts with A. I am giving you a small hint. So complete step by step करता है, तो यही है होलोजोइक, और तो कुछ है नहीं इसमें, है कि नहीं, 7-8 में पढ़े हो ये सब। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे में, सैप्रोफाइटिक में। अब आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, जिनसे छूट गया हो वो लोग पीछे कर सकते हैं वीडियो को। तो अब हम आ जाते हैं, इंटरनल फैक्टर्स तो हो गया, कोई दिक्कत हो समझने में तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, डोंट वरी व्हेन सुमित इज हियर, नो फेयर, नो फेयर को पहले बोलना चाहिए था। चलो, अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तीसरा जो है सैप्रो, सैप्रो, सैप्रो। अरे मैं क्या पागल हो गया हूं क्या, 3 बार सैप्रो क्यों लिख रहा हूं, पागल नहीं हुआ, मेरा एक पर्पस है, अभी ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोजोइक, सैप्रोट्रोपिक, ट्रोफिक, क्या अंतर है तीनों में, ये तीनों सिमिलर है। चलो मान लिया तुम्हारा बात, तीनों सिमिलर है, सैप्रो है सैप्रो है सैप्रो है, प्रेफिक्स में सैप्रो सैप्रो सैप्रो, ठीक है। सैप्रो मतलब होता है डेड, मान लिया, तीनों एक ही चीज है। एग्जाम में लिखोगे, बोर्ड के कॉपी में लिखोगे, टीचर नहीं मानेगा कि ये एक चीज है। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा, ही इज एक्सपीरियंस्ड और शी इज एक्सपीरियंस्ड, तो वो तो एज ए कॉमन टर्म्स टर्मिनोलॉजी उसको पता रहेगा। तुमने गलती से गलती कर दिया तो देख के भड़क जाएगा, काट देगा। तो क्यों काटेगा, उसको मौका क्यों दोगे, तो समझने का कोशिश करना। इसके सफिक्स में जो डिफरेंस है, जिसके वजह से यहां स्लाइट डिफरेंस होता है। जोइक मैंने बोला रिलेटेड टू एनिमल, दैट इज बाई कि कोई भी एनिमल अगर कंज्यूम कर रहा हो डेड वाले को, डेड को, दे आर टर्म्ड एज सैप्रोजोइक। सैप्रोफाइटिक, फाइटिक, फाइटो, फाइटा, फोटो, दिस आर मींस रिलेटेड टू प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस हमने देखा ना। फिर हम लोग क्या बोलते हैं ना, फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन को बोलते हैं ना फाइटो हार्मोन। तो प्लांट्स रिलेटेड टर्म्स के लिए हम लोग फाइटा, फाइटो ये सब यूज करते हैं। चलो अभी मैं बताया, तो इसीलिए ये हो गया प्लांट रिलेटेड, मर गया ये।
तो ये जनरली होता है प्लांट रिलेटेड, कि जब भी कोई प्लांट होता है वो डेड डिकेइंग को कंज्यूम करता है तो दे आर जनरली टर्म्ड एज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोट्रॉपिक एक खुद ही एक प्रोसेस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड। फोर्थ जो आपके सिलेबस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप लोग जान लो, दैट इज द इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, इसमें कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। ऐसा क्यों कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ही प्रेजेंट है? इसका कारण है कि ये जो है बड़े प्लांट्स के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, दे रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में इसलिए प्रेजेंट होते हैं इंसेक्टिवोरस। अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, चलो मान लिया। अच्छा, यही तक है। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में प्रेजेंट होता है, चलो यही तक है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया इंसेक्टिवोरस। अब हम आ जाते हैं सिम्बायोटिक में। सिम्बायोटिक बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार ये टर्म सुना है, सिर्फ आपका बायोलॉजी में नहीं, कभी कभी साइंस केमिस्ट्री में भी सुनने को मिलता है। इसमें प्लस प्लस होता है, जनरली इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। और इसका भी कुछ वो है टाइप्स है, जैसे कि एक होता है लिचेन, एक होता है लिचेन जिसमें होता है फंगी प्लस एल्गे, और एक होता है माइकॉर्न हिजा, ये भी एक टाइप होता है। इसमें भी फंगी होता है लेकिन बड़े प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स। क्या होता है इसमें? इसमें जनरली मिनरल देता है फंगी, फंगी को भी हायर प्लांट्स कुछ देता है। एल्गी को फंगी क्या देता है? एल्गी जो है फंगी को क्या प्रोवाइड करता है? कुछ शेल्टर, फिर कुछ फूड। सो दैट इज वाई दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस। सो दैट इज वाई प्लस प्लस, बोथ आर बेनिफिटेड, बी भी लिख सकते हो, बोथ आर बेनिफिटेड। सो अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब इस टाइप से प्लस न्यूट्रल बोल के भी कुछ होता है, उनको बोलते हैं कमेंसलिज्म। वो आ जाते हैं कमेंसलिज्म में। इसमें जैसे न्यूट्रल हो गया शार्क और पॉजिटिव हो गया सकरफिश, ये एक एग्जांपल है। अभी मैं समझाने का कोशिश करता हूं, आपको समझ में आता है तो ठीक है, स्किप भी कर सकते हो, ऐसे सिलेबस में नहीं पूछता। समझना है डिटेल में, इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो अब सकरफिश की मैं बात करता हूं। सकरफिश क्या होता है? देखो, सकरफिश को ध्यान से समझना। जैसे मॉस्किटो होता है तुम्हारे बॉडी पे, क्यों होगा? मॉस्किटो क्या तुम्हारे बॉडी पे रहता है? नहीं। मॉस्किटो जो है वो बहुत बदमाश होता है, जनरली वो तुम्हारे बॉडी पे अटैक करता है। अटैक करने से मॉस्किटो को फायदा होता है, लेकिन तुम्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता, तुम्हें एनीमिया से बचने को मिलता है, जो एनीमिया का बीमारी जिसको होता है। तो जनरली मॉस्किटो वहां पर क्या होता है? प्लस वाला, और हम लोग न्यूट्रल हो गए। इसी टाइप से शार्क और सकरफिश की बात है। सकरफिश सभी का खून चूसता है, न्यूट्रिएंट्स चूसता है, या काइंड ऑफ हाँ, तो समझ ही गए होंगे। तो ब्लड तो लेता है, ब्लड को सक करता है, तो ये भी शार्क का करता है। तो इससे इसको फायदा होता है, लेकिन शार्क को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। दैट इज वाई शार्क को न्यूट्रल और ये प्लस। अब माइनस जीरो भी होता है, इनको बोलते हैं एमेंसलिज्म। अगर जिसने ये टर्म सुना है, वेरी गुड, मेरे तरफ से वेरी गुड, क्योंकि बहुत अच्छे टर्म्स है, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब उसने बहुत आगे का पढ़ के रखा है कि नहीं? तो आप लोग जिसने नहीं भी पढ़ा हो वो भी ध्यान दे सकते हैं, ये लेक्चर उनके लिए काम आएगा। तो एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म माइनस जीरो। क्या होता है एमेंसलिज्म? जैसे देखना, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक ओल्ड टाइगर एक न्यू टाइगर के साथ फाइट करता है। इस फाइट में ऑब्वियसली पता चलेगा कि न्यू टाइगर जीतेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका एज यंग है। लेकिन फाइट में क्या होगा? न्यू टाइगर को कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा इंजरी। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये माइनस जीरो नहीं, माइनस माइनस होगा।
एक सेकेंड, -0, कि इसमें इनके क्लॉज ब्रेक हो जाएंगे, इनके टीथ ब्रेक हो जाएंगे, दांत टूट सकता है, पंजे जो को नुकसान हो सकता है। तो वही है कि उसमें दोनों का नुकसान है, दोनों का नहीं, एक का, और एक का नुकसान नहीं है, इसीलिए -0 है एमेंसलिज्म। इसी टाइप से एक कंपटीशन भी होता है माइनस माइनस, जिसमें दोनों को नुकसान होता है, इसका नाम ही कंपटीशन है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये जो टर्म है कंपटीशन, ये जो माइनस माइनस, कहीं से भी सर्च मारो, बस नॉलेज के लिए होना चाहिए कि नॉलेज आपके अंदर हो, तो इसको आप लोग खुद से लिखना, डिफाइन। ओके, ये एमेंसलिज्म काफी हद तक समझा दिया, इसको भी फिर भी डिफाइन करना। बाकी और कोई टास्क मैं दे नहीं रहा, क्योंकि कई दिनों से मैं दे नहीं रहा था, बोल के थोड़ा सा दे दिया। अच्छा, एक और लिखना है। अच्छा, डिफाइन न्यूट्रिशन प्रोसेस, ये करके लाना, करना कॉपी में, मेरे पास कैसे लाओगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना, हिचकिचाना मत। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अपने एम को हमेशा माइंड में रखिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं हूं ही। ऐसे कोई टफ चैप्टर नहीं है, और भी कुछ लेक्चर्स लगेंगे मुझको खत्म करने में। मैं आपको अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, एकदम डीप में जा रहा हूँ। चलिए बाय, आगे अगले दिन मिलेंगे।